MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि क्यों भारत का समूचा विपक्ष, द कंप्लीट ऑपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, पूरा विपक्ष, सिर्फ कांग्रेस नहीं, सिर्फ इलेक्शन वाले बिहार में आरजेडी नहीं, समाजवादी पार्टी से लेकर टीएमसी तक, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से लेकर तमिलनाडु तक संपूर्ण विपक्ष सिर्फ 3 ही शब्दों का उच्चारण कर रहा है। 3 अल्फाबेट्स, SINR, SIR, 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 SIR। जैसे कोई प्रभु की माला का जप करते हैं, वैसे ये SIR, SIR का जप कर रहे हैं। ये उसी तरह से है, ठीक जैसे आप 14 में जब भारतीय जनता पार्टी जीती, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, 19 का जब अगला चुनाव आया तो कांग्रेस ने सोचा इलेक्शन में हरा नहीं सकते, जनता का समर्थन यानी आपका समर्थन मिल नहीं रहा, तो क्या करें। ये हार का ठीकरा किसके सर, ये हार का ठीकरा किसके सर फोड़े। तो उन्होंने कहा ईवीएम जो ये मशीन है, पहले ये सुखबुगाहट से शुरू किया गया कि ये मशीन मोबाइल फोन के जरिए हैक की जा सकती है। फिर किसी ने बोला, जैसे वो कोई पिक्चर आई थी कोई जिसके अंदर रणबीर कपूर या कोई थे, राजनीति, उसमें दिखाया था ये हमारे टेलीविजन चैनलों की जो सैटेलाइट वैन्स होती हैं उससे ईवीएम हैक हो रही है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन इस देश के राजनेताओं ने, विपक्ष के राजनेताओं ने उस पिक्चर को सीरियसली ले लिया साहब। पत्रकार वार्ताएं हो गई कि मोबाइल फोन से ईवीएम हैक होते हैं। ये चाइना में बनने वाली RC रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर या गाड़ी नहीं है जो बच्चे घर में चलाते हैं और गोल 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 दिखा के अपने मां बाप को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा रेस ड्राइवर हूं। ये भारत की ईवीएम, जिससे 140 करोड़ भारतीय, आप और हम, अपना भविष्य चुनते हैं, उन ईवीएम मशीन्स की बात हो रही थी। हिंदुस्तान से लेके पेरिस तक पत्रकार वार्ताएं हुई, न्यूयॉर्क से लेके नागालैंड तक कांग्रेस पार्टी ने एक मुहिम चलाने की कोशिश की जिसमें यह बताया गया कि बीजेपी सिर्फ ईवीएम से जीतती है, लेकिन वो हारे। जनता समझ गई इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। उसके बाद आया ईवीएम नहीं, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन। पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन खराब है जी। पहले बताते थे जिस बटन पर दबाओ सिर्फ कमल खिलता है, अब बताते हैं बटन दबाने की जरूरत ही नहीं। ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसने पूरे देश में ये SIR, जैसे मैंने कहा ना, प्रभु के नाम का जप करते हैं, वैसे पूरा विपक्ष SIR, SIR, SIR का जप कर रहा है। और उस SIR के जप में वो ये कह रहा है कि अब ईवीएम के बटन की जरूरत ही नहीं है भाजपा को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा एक तरीका इजाद किया है जिसके जरिए, और जिसकी टेस्टिंग उन्होंने बिहार में की, और वो टेस्टिंग करने के बाद ये कहा कि उतने लाख वोटर, 65 लाख, मोटा मोटा 65 लाख वोटर उन्होंने हटा दिए। और वो 65 लाख हैं, अगर विपक्ष की माने तो, जो बीजेपी के खिलाफ, जो नीतीश कुमार के खिलाफ, जो रूलिंग एनडीए के खिलाफ वोट डालने वाले थे। These were those voters. This is who is saying this? The opposition. This is the allegation of the opposition, viewers. And we need to, हमको ये समझना है कि ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। एक समय तो ऐसा आया था जब तेजस्वी यादव ने कहा था, किसी और ने नहीं, तेज प्रताप ने नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सफेद झंडा लहरा दिया था। और उसके बाद होश ठिकाने आए, पुनः चुनाव
लड़ा जा सकता है। टक्कर का चुनाव है, इस बार चुनाव लड़े। और आज ये अभी से बिहार के इलेक्शन के बाद की भूमिका बननी शुरू हो गई है, क्योंकि आज जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिर्फ बिहार नहीं 12 और राज्य हैं जिसके अंदर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, पुदुचेरी, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, केरला, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार सम्मिलित हैं, शामिल हैं। मोटा मोटा 51 करोड़ भारतीय वोटर हैं यहां, जिसमें से कितने सही और कितने गलत, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहती है, जिसको विपक्ष कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने सत्तारूढ़ भाजपा के कहने से मुसलमानों, पिछड़ी जाति और गरीबों के वोट हटाए। इलेक्शन कमीशन कहता है वो सारे या तो डबल वोटर थे या तो फर्जी वोटर थे, या तो वो थे जो बिहार छोड़ के जा चुके थे, या तो वो थे जो या जिनका वोट दूसरी जगह या तो प्रदेश के अंदर या प्रदेश के बाहर दूसरी विधानसभाओं में शिफ्ट हो गया था। तो आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, सुधांशु त्रिवेदी जी, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, पवन वर्मा जी, कि भाई अगर हर एक देश की एजेंसी, पहले मशीन अब पूरा इलेक्शन कमीशन, कल को आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम, देश का सिस्टम भाजपा अपने हिसाब से चला रही है, तो फिर जैसे जब पूरा विपक्ष ईडी और सीबीआई के ऊपर आरोप लगाता था, जब भी कोई करप्ट कभी किसी आम व्यक्ति के लिए या किसी बिजनेसमैन के लिए कभी इन राजनेताओं ने नहीं, जैसे ही किसी राजनेता पे, याद है आपको, ईडी या सीबीआई का छापा पड़ता था, तो ये बोलते थे पॉलिटिकल द्वेष से किया गया है जी। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, पश्चिम बंगाल में हो, कभी भी ये नहीं कहा कि हां मेरा नेता गलत था, हां मेरा नेता करप्ट था। सबने ये कहा कि भाई ये तो पॉलिटिकल द्वेष से किया जा रहा है। आज वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार, जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के, वो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। यह आरोप है किसका? विपक्ष का, कि 51 करोड़ वोटरों का भविष्य अधर में है। पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष जिस तरह से ईवीएम के खिलाफ एक साथ आया था, अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आ गया। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए, तमिलनाडु देखिए, राजस्थान देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, लक्षद्वीप, केरला, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़, द लिस्ट गोज ऑन। और इसमें असम के बारे में, क्योंकि असम एक प्रदेश है पवन वर्मा जी, जहां पे इस वर्ष, इस साल इलेक्शंस होना है। असम इज गोइंग टू गो थ्रू पोल्स। अगले साल होना है, मैं कह रहा हूं अगले 12 महीने के अंदर होना है। मेरा कहने का मतलब यह है टफ फाइट है, टफ फाइट होगी। यह बात हेमंत बिश्वा शर्मा भी जानते हैं और गोगोई साहब भी जानते हैं। जिसको इलेक्शन लड़ना होता है, जैसे बिहार में तेजस्वी यादव को, वो इन सब चीजों में अभी नहीं पड़ रहा है, वो जमीन पर लड़ रहा है। लेकिन ये पूरा विपक्ष का ये आरोप लगाना कि पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन 51 करोड़, और अगर स्पेसिफिक नंबर दूं तो 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसके अंदर दायरे में विपक्ष कह रहा है, और उसके बाद वो होंगे किस पे निर्भर होंगे, किसकी दया पे निर्भर होंगे? इलेक्शन कमीशन की। आप मुझे बताइए, अगर मैं आज नोएडा से अपना घर बदल के गाजियाबाद कर लूं, दिल्ली कर लूं, कहीं और कर लूं, बिहार कर लूं, बिहार का कोई नोएडा आ जाए, तो क्या मैं दोनों जगह वोट डाल सकता हूं? क्या आप दो जगह वोट डाल सकते हैं? क्या पवन वर्मा जी दो जगह वोट डाल सकते हैं? क्या सुनील सिंह जी दो जगह वोट डाल सकते हैं? सुधांशु त्रिवेदी क्या दो जगह वोट डाल सकते हैं? राज्यसभा सांसद है, क्या वो लखनऊ में भी, दिल्ली में भी वोट डाल सकते हैं? राजनाथ जी क्या वो लखनऊ में भी, गाजियाबाद में भी वोट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। एक ही जगह डालेगा ना, एक नागरिक एक वोट। एक नागरिक का एक ही लिस्ट में तो होगा ना, एक ही वोटर लिस्ट में, बस इतनी ही बात है। ज्ञानेश कुमार ने इतना ही कहा है कि ये रिव्यू है जी, वी आर रिव्यूइंग दिस, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर एक आदमी का नाम वोटर लिस्ट में
एक जगह से ज्यादा कहीं पाया जाएगा और ये एक बार नहीं 2 या 3 बार चेक होगा। तो इसमें क्या गलत कर रही है सरकार, ये तो मुझे कोई समझाए। यह सरकार कुछ भी करे वो मुस्लिमों के खिलाफ होता है। सरकार सड़क बना रही है तो वो मुस्लिमों के खिलाफ है, कैसे किसी को नहीं पता। सरकार पुल बना रही है तो वो मुस्लिमों के खिलाफ है, कैसे किसी को नहीं पता। सरकार पानी की पाइपलाइन डाल रही है, कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, हेलो ये मुस्लिमों के खिलाफ है, पूछो कैसे, नहीं पता। सरकार गांव में बिजली दे रही है, वो मुस्लिमों के खिलाफ है, पूछो कैसे, बोले नहीं पता। राहुल गांधी ने कहा है सरकार जो भी करेगी हमें बोलना है कि मुस्लिमों के खिलाफ है, तो हम बोलते हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ है। अगर सुधांशु त्रिवेदी का नाम एक नहीं 2 वोटर लिस्ट में है और ज्ञानेश कुमार हटाना चाह रहे हैं उसमें से, तो क्या गलत है। अगर पवन वर्मा जी का नाम एक जगह नहीं 2 जगह है, ऐश्वर्या कपूर का नाम एक नहीं 3 यार ऐसे लोग हैं जिनका नाम 2 नहीं 3 नहीं इससे भी ज्यादा जगहों पे है। अगर इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम इन बोगस वोट, मैं नहीं कह रहा कि ऐश्वर्या कपूर या एक्स या वाई या पवन जी या सुधांशु जी, ये मैं सिंबॉलिकली इस्तेमाल कर रहा हूं। ये लोग जानबूझ के इन्होंने अपना नाम 2 3 जगह डाला है, लेकिन अगर है तो उसे हटाना तो पड़ेगा ना, इसमें गलत क्या है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए 30 सेकंड की, और उसके बाद सुधांशु जी, पवन वर्मा जी, सुनील जी, मैं आ रहा हूं। तो स्पेशल रिपोर्ट, इससे समझिए SIR है क्या। ऑन है। अब चयनित राज्यों में SIR का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। चुनाव आयोग ने ठाना है घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से हटाना है और वोटर लिस्ट रिवीजन से पारदर्शिता को बढ़ाना है। तो शायद यही वजह है कि बिहार के बाद देशव्यापी SIR का ऐलान कर दिया गया। चरणबद्ध तरीके से 12 राज्यों में SIR का दूसरा चरण शुरू करने की घोषणा कर दी गई। बिहार में SIR के सफल संचालन के बाद अब चयनित राज्यों में SIR का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। SIR के पहले चरण में 12 राज्यों को शामिल किया गया, जिनमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रमुख हैं। जिन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां SIR का काम सबसे पहले शुरू होगा। SIR का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। जिस SIR के खिलाफ महागठबंधन ने वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, बिहार में करीब 1300 किलोमीटर की वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। 16 दिनों तक बिहार के 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूम कर सरकार और इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। अब एक बार फिर विपक्षी दलों ने उस SIR को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। SIR के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना ये उचित नहीं है। मुस्लिम समाज को ठगने के आरोप, मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश, जातिवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने और जंगल राज पार्ट 2 की बुनियाद रखने के आरोपों से बचने की कोशिश करते महागठबंधन को SIR की ढाल मिली तो उसके सियासी नाखूनों में धार आ गई। लेकिन NDA घुसपैठियों के विरुद्ध SIR युद्ध में सरकार और इलेक्शन कमीशन का साथ निभाने की कस्में खा रहा है। SIR बिहार में हुआ, उसको लेकर बहुत हंगामा किया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने, लेकिन वो पूरी तरह फ्लॉप हुआ। वो फ्लॉप शो करके यात्रा करके चले गए। SIR से किसी को कोई दिक्कत बिहार में नहीं हुई। विपक्ष के आरोपों और सत्ता पक्ष के दावों के बीच सवाल यह है कि देशव्यापी SIR से विपक्ष को इतनी बौखलाहट क्यों है। घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे तो क्या इंडी को नुकसान होगा? क्या महागठबंधन वोट के लिए फर्जी मतदाताओं के साथ खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या SIR के नाम पर देश में अराजकता फैलाई जाएगी? पूछता है भारत। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये बताइए कि आप मुसलमानों के, गरीबों के और पिछड़ी जाति के वोटरों के, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं इसमें
अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और इसके बाद असम पे स्पेशल रिपोर्ट जो ज्ञानेश कुमार जी ने कहा कि हम स्पेशली करेंगे। तो 51 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के भविष्य के साथ क्या खेल रही है बीजेपी? क्या देश के भविष्य के साथ खेल रही है बीजेपी? क्योंकि विपक्ष का ये आपके ऊपर आरोप है, सीधा सीधा स्ट्रेट, दे आर नॉट मिंसिंग देयर वर्ड्स। देखिए, देश के साथ कौन खेलना चाह रहा है और कौन राजनीति का खेल कर रहा है वो देश को बहुत साफ समझ में आ रहा है। क्या एसआईआर पहली बार हो रहा है? पहला प्रश्न। एसआईआर 20-22 साल पहले भी हुआ था, इंदिरा जी के जमाने में भी हुआ था। स्वतंत्र भारत में 4 बार एसआईआर हो चुका है। दूसरी बात, अगर आप आरोप लगाते हैं कि मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी थी तो उसका निदान क्या है? एकमात्र निदान यही है कि उसका शुद्धिकरण किया जाए। तीसरी बात, ऐश्वर्य कपूर जी, ये लोग वही हैं जो कुछ साल पहले तक कहते थे, कुछ साल क्या, 1 आध साल पहले तक कहते थे कि ईवीएम हैक्ड है, बटन कोई भी दबाओ वोट भाजपा को जाता है। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, कॉमन सेंस से सोचिए, अगर कोई ये आरोप लगा रहा है और वो मान रहा है कि ऐसा आरोप सही है कि बटन कोई भी दबाओ वोट भाजपा को जाता है, तो फिर ऐसे में किसी को वोटर लिस्ट में चेंज करने की क्या जरूरत थी? अब ईवीएम हैकिंग की बात छोड़ दी, मतलब अब विपक्ष ने स्वीकार कर लिया कि तथाकथित हैकिंग का आरोप झूठा था। अगर उस आरोप में इनके हिसाब से सच्चाई थी तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। हकीकत है, मैं पूछना चाहता हूं भाई, वो तब झूठ बोल रहे थे आप ईवीएम हैकिंग पे, या आज झूठ बोल रहे हैं? हकीकत में दोनों ही बार झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठा था, आज भी झूठा है। चौथी बात मैं कहना चाहता हूं, कैसे सेलेक्टिव खेल किया जाता है, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में, याद करिए आपको, और क्या दिखाया? बेंगलोर सेंट्रल की एक सीट की विधानसभा दिखाया। पहली बात तो आप ये समझिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस का सीएम है, डिप्टी सीएम है, तो प्रदेश अध्यक्ष है, और संयोग से इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक से हैं। वो क्यों नहीं कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस? राहुल गांधी क्यों कर रहे थे? यानी वो दिखा रहे थे कि उनके प्रदेश के, कर्नाटक के नेताओं ज्यादा कर्नाटक के बारे में जानते हैं। दूसरी बात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में क्यों नहीं हो रही थी, बेंगलोर में, दिल्ली में क्यों हो रही थी? मतलब बहुत साफ है, वो ट्रैवल नहीं अपने प्रदेश के नेताओं इंक्लूडिंग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की को आप नादान और कम जानकार बताकर अपनी प्रोजेक्शन करने में लगे थे। That is true, और राहुल मैं दर्शकों से कहता हूं, उसी बेंगलोर सेंट्रल विधानसभा में 2 और विधानसभाएं थी, चामराजपेट और शिवाजी नगर, उसमें भी बहुत सारे मतदाता जुड़े थे। उसी लोकसभा की 2 अन्य विधानसभाओं को जो बगल में सटी हुई थी, चामराजपेट और शिवाजी नगर का नाम नहीं लिया राहुल गांधी ने, क्योंकि वहां पर 60 से 62% वोट वो वाला है, वो मजबूत वाला वोट, जो सबको जो एक ठोस वाला वोट है, जो जाति की चोट से टूटता नहीं है, जो भाषा की चोट से टूटता नहीं है, और वो जो सबसे प्रिय वोट है इंडी गठबंधन का, जो सबको मिलकर जोड़ के रखता है। क्यों भाई, आप वहां क्यों नहीं बोल रहे थे? महाराष्ट्र की बात बोल रहे थे तो मालेगांव वो सीट है जिसके लिए सपा और कांग्रेस में लड़ाई हो रही थी, क्योंकि मालेगांव में भी एक पर्टिकुलर वोट बैंक है, 80 से 90% वोट बैंक है, सबसे ज्यादा वोट मालेगांव में जुड़े। हाँ, नहीं, उसका नाम नहीं लेना है। इसलिए साफ समझ में आता है कि ये एक अपने आप में संदिग्ध। और मैं लास्ट में एक और बात कहता हूं, ये हर बार राहुल जी विदेश जाते हैं, इनको बहुत संदिग्ध बात है, कौन बुलाता है, क्यों जाते हैं, क्या सीख के आते हैं, फिर आके यहां कहते हैं। तो मुझे उनके दोस्त हैं, उन्होंने कहा था हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं अभी इतना ही फोड़ा है, अभी आगे और फोड़ेंगे। मुझे लगता है जितनी बार विदेश से जाते हैं, संभवतः, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, एक सहज बुद्धि से कोई भी सोच सकता है कि शायद उनको जितना कहीं से लेके आते होंगे उतना बम फोड़ पाते होंगे, फिर दूसरी किस्त आएगी तो दूसरी फोड़ेंगे। और मैं एक और बात दर्शकों के संज्ञान के लिए कहता हूं, राहुल जी अभी कोलंबिया गए थे, उससे पहले मलेशिया गए थे। मलेशिया में लंकावी गए थे। कोई वो बता सकता है कि लंकावी क्या करने गए थे? लंकावी में उनको क्या चीज का आकर्षण नजर आया? और मैं अब वो राहुल गांधी है, अब वो सुधांशु त्रिवेदी तो है नहीं दर्शकों के लिए। नहीं, अब में एक भारतीय, उनको लंकावी पसंद है। ऐश्वर्य जी सुनिए तो, लंकावी सुनाइए। में एक भारतीय नागरिक भी रहता, बता रहा हूं सुनिए तो, लंकावी में एक भारतीय नागरिक भी रहता है। जानते कौन? वो जिसे दिग्विजय सिंह ने शांति का मसीहा कहा था, वो आजकल कहां रह रहा है? लंकावी। कोई जाके पता करे कि वो तो लंकावी में ही रह रहा है।
अब ये महज आप कह रहे हैं कि राहुल संयोग गांधी जाकिर नायक से मिला? इनको भी लंका नहीं तो क्लियरली बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाके जाकिर नायक से मिले। ये मैं दर्शकों के विवेक नहीं आप ये जो सब कुछ आके पूरी राम कथा सुना के छोड़ रहा हूं ना। नहीं सुधांशु जी, ये एक पूरी से राम कथा सुना के बैठे हुए नहीं पवन जी कमिंग टू यू, लेके पवन वर्मा जी तक ये सब विचार करें। नहीं ये जो कि ऐसा सारी संयोग राम है कथा कि सुना दोनों के को आप लंका बोलते भी हैं कि अच्छा मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, ये आपका स्टाइल है। लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जाके जाकिर नायक से मिलने गए थे लंकावी? इज द बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा सुधांशु त्रिवेदी सेइंग कि राहुल गांधी लंकावी जाकिर नायक से मिलने गए थे? मैंने जो बताना था बता दिया। हाँ। अब किसको क्या सोचना है, किसको क्या कहना है, हाँ। मुझे लगता है दर्शक बहुत ओके। समझदार हैं, ओके। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। नहीं लेकिन इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है ना, इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं है, इसमें पूरा विपक्ष एक साथ है। अभी पवन वर्मा जी, जन स्वराज नई पार्टी है, वो भी यही कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब आप देश भर में एसआईआर ला रहे हैं, तो मैं उनका व्यू पॉइंट भी ले लेता हूं। आपने अपना पूरा अटैक राहुल गांधी पे रखा, लेकिन एसआईआर वाले इशू पे सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, एवरीवन इज टुगेदर। पवन वर्मा जी। ऐश्वर्या जी, पहले हमारी पार्टी जनस्वराज और प्रशांत किशोर का नज़रिया तो समझिए टिप्पणी करने के पहले। हम समझते वोट चोरी मुद्दा बिहार में नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कारण चुनाव आयोग की कार्यक्षमता ही नहीं है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय का उचित हस्तक्षेप हुआ, जिसमें कि जो त्रुटियां चुनाव आयोग को दिख नहीं रही थी उनका संशोधन हुआ, आधार कार्ड जुड़ा। और अब मैं समझता हूँ वोट चोरी का मुद्दा नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने एसआईआर की एक्सरसाइज बिहार में कराई, हम उम्मीद रखते हैं कि और प्रदेशों में या देशव्यापी जब एसआईआर होगा तो वो गलतियां न करेंगे। गलतियां मैं सिर्फ कार्य प्रणाली पर कर रहा हूँ। बिहार की इलेक्टोरेट लगभग 8 करोड़ के बराबर है। आप एसआईआर की एक्सरसाइज जून में शुरू कर रहे हैं जब अक्टूबर के आखिर में चुनाव है। समय कम था, हड़बड़ाहट थी, ज़मीन पर कन्फ्यूजन था। हमने कहा था कि अगर आपको करना ही है, और ये आपका हुक है, वोटर लिस्ट की शुचिता पर तो चुनाव आयोग का निष्पक्ष ढंग से काम करे तो ये उसकी हक है, करना भी चाहिए। पर आप फरवरी में शुरू कर सकते थे, जनवरी में शुरू कर सकते थे, पर आपने समय कम दिया था और इसलिए एक हड़कंप मचा हुआ था ज़मीन में और आपके दस्तावेज में भी बदलाव हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने वो संशोधन करके ठीक कर दिया। तो चुनाव अब वोट चोरी मैं समझता हूँ बिहार में वो मुद्दा नहीं है जो ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बना रहे हैं। अब रह गई तीसरी बात, मेरे मित्र सुधांशु जी की बात से और आपके शब्दों के प्रवाह में शुरुआत में जो आप बोल रहे थे, एक बेकार का आप ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चुनाव के मामले को हिंदू मुसलमान वही पुरानी कोशिशें, वही मंदिर मस्जिद, इस पे मत जाइए। चुनाव आयोग से हम उम्मीद करते हैं कि एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से अपना काम करे और उसके काम में कोई बाधा नहीं देगा। अगर हम तो नहीं देंगे, जनस्वराज नहीं देगा, परंतु पारदर्शी होना चाहिए, उसकी नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए और इसके लिए शुभा की गुंजाइश है। अशोक लवासा क्यों हटाए गए? इलेक्शन कमिश्नर थे, डिसेंटिंग नोट दिया ना अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे। 3 महीने में चुनाव आयोग से जो आदमी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाला था वो चला गया, हट गया। तो ये सवाल लोगों के पास है। इसलिए चुनाव आयोग से हमारी अपेक्षा तो ये है कि निष्पक्ष रूप से, साफ नीयत से, पारदर्शी ढंग से अपना काम करे, समय काफ़ी दे इस एक्सरसाइज के लिए और करे। हम और पार्टियों से अलग नज़रिया रखते, जनस्वराज को समझ लीजिए आप पहले। Is counter. सुधांशु त्रिवेदी is counter. सुधांशु जी wants to counter. सुनील सिंह जी आ रहा हूं, अब दूसरी बात, रत्नाकर जी आ रहा हूं। हाँ,
मेरे को क्या काउंटर करेंगे, मैंने कोई गलत तो कहा नहीं। बट वो कह रहे हैं, वर्मा जी की आपत्ति, बट पवन वर्मा जी वो कह रहे हैं करना चाहिए था। बोलिए सुधांशु जी। पवन वर्मा जी का कहना था पहले कहना चाहिए था, तो पवन वर्मा जी वही तो अब बताइए। अब बंगाल का चुनाव, असम का चुनाव और तमिलनाडु का चुनाव, केरल का तो अगले साल है, तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? उत्तर प्रदेश का चुनाव तो 2027 फरवरी में है, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है? यही समस्या समय दे और पारदर्शी। मूल कारण ये नहीं है कि चुनाव नजदीक है और क्या है। पोजीशन स्पष्ट कर दी सुधांशु जी। मैं उसी बिंदु में, अरे भाई इससे ज्यादा पवन जी, इससे ज्यादा पारदर्शी क्या हो सकता है कि आपको समाप्त होने के बाद 1 महीने का समय दिया जाता है, जिसको आपत्ति दर्ज करनी हो करे, और जो लोग आरोप लगाते हैं वो आपत्ति दर्ज नहीं करते। यानी ये वो बात ये हो गई कि कोई लड़का कहे कि मेरे नंबर कम आए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है एग्जाम में, तो कहा जाता भाई स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दो, तुम्हारी कॉपी दोबारा जज जाएगी। वो कहे ना ना ना, मैंने बयान दे दिया, उतना काफी है, अब मगर स्क्रूटनी ऑफिशियली होनी चाहिए और मुझे जवाब ऑफिशियल मिलना चाहिए। ये जो बचकानी या शैतानी हरकत है, देश की जनता इसे समझती है। और पवन जी, हिंदू मुसलमान हम नहीं करते। ये बताइए साहब, ये किसने कल बयान दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बोर्ड एक्ट को? ये हम बोले, उसके बाद तेजस्वी यादव जी उसको सेकंड कर दिए कि हाँ, हम केंद्र के द्वारा पारित कानून को राज्य में लागू नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, पटना में एक रैली हुई इमारते शरिया की, जिसमें यह बयान दिया गया कि हमारे लिए शरिया ऊपर है संविधान से, संविधान बाद में है, शरिया ऊपर है। आयोजकों में से एक ने बोला और आप सब लोग मौन समर्थन करके बैठे रहे। भाई साहब, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तो बहुत साफ है, चुनावी प्रक्रिया पे आक्षेप भी अनर्गल और निराधार है, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण इन लोगों का शगल है। भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु जी, पवन वर्मा कुछ कह रहे हैं। पवन वर्मा। सुधांशु जी, पहले मेरा नजरिया तो समझिए। आप मुझ पर क्यों इतना आक्रोशित हो रहे हैं? आक्रोशित नहीं, या टिप्पणी कर रहे हैं आप, आक्रोशित तो क्या ही होंगे। मैं तो खुद कह रहा हूं कि समय दें काफ़ी और पारदर्शी रूप से करें, तो हमें ऐतराज़ नहीं है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, मैं एक एडवाइस के रूप में दे रहा हूं। बीजेपी को तुरंत किसी भी इशू पे, किसी भी मुद्दे पे, कोई भी विषय चुनाव आयोग से जुड़ा हो, तुरंत उसका समर्थन करना, उसके तरफ से लड़ जाना, ये इसमें थोड़ा सा बदलाव कीजिए। क्योंकि लगता ये है कि खतावर समझेगी दुनिया, मुझे बस इतनी भी ज़्यादा सफाई न दे, इतनी भी तारीफ मत कीजिए चुनाव आयोग की। आप भी जानते हैं क्या गलतियां हुई हैं, पिछले हो चुकी है, कांग्रेस के टाइम में भी हुई है और आपके समय में भी। तो इतनी ज्यादा तुरंत सुनील जी आ रहे हैं, साथ खड़ा हो जाना कि चुनाव आयोग पर आपने उंगली कैसे उठाई। और तीसरी बात ओके, देखिए, अगर कोई सांप्रदायिक वहां से, और हम तो आरजेडी के समर्थक है नहीं, हम तो एनडीए और आरजेडी और वो इंडी गठबंधन दोनों का ही विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम है जनस्वराज की क्या पोजीशन है। तो अगर उनसे एक सांप्रदायिक एक जुमला निकला या उनकी कोई नीति ऐसी हुई, तो आप ये मत समझिए सुधांशु जी कि आपकी तरफ से कोई कमी होती है। अब एकाएक आकर के प्रधानमंत्री जी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठा दिया। भाई, घुसपैठियों से मतलब मुद्दा आपका किसकी तरफ आप उंगली उठा रहे? तो और जब चुनाव आयोग ने 65 लाख नाम हटाए अपने शुद्धिकरण में, तो उसमें से जो मृत लोग थे वो 22 लाख कुछ थे जी, जो अपना एड्रेस बदल चुके थे वो 36 लाख थे, जो डुप्लीकेट थे वो 7 लाख थे। एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं था, पर प्रधानमंत्री ने उसको सुधांशु जी वो कह रहे, पॉइंट टेकन पवन जी, पॉइंट टेकन। सुधांशु जी वो कह रहे एक भी घुसपैठिया का नाम नहीं था। और अब तो बात 55 करोड़ भारतीयों की है, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, असम के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम अगली बार करेंगे। 55 करोड़ भारतीयों की बात है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, पवन वर्मा जी ने जो एक सुझाव दिया, बहुत अच्छी बात थी। ये आप सलाह विपक्ष को दीजिए कि चुनाव आयोग या किसी भी संस्था के किसी भी घोषणा पर कूद न पड़ा करें,
कि अगर मोदी जी कल ये कह दे कि सूरज पूर्व से उगता है, अरे अरे पूरब दिशा तो हिंदुओं में ज्यादा पवित्र मानी जाती है, ये पश्चिम से काहे नहीं बोल रहे हैं, ये सुझाव उनको दीजिए। दूसरी बात जो आपने कही, एक भी घुसपैठिया नहीं निकला। पवन जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, कोई घुसपैठिया जिसका नाम कटेगा वो ये कहेगा मैं घुसपैठिया हूं। भाई साहब, वही डुप्लीकेट नाम के रूप में फंसा रहता है। ये जिन लोगों के नाम दो जगह रहते हैं ना, ये फर्जी नाम पर ऐसे ही तो वोट देते हैं। ऐसा थोड़ी कि बांग्लादेश के एड्रेस के ऊपर उसने अपना यहां रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, वो पहले ताड़ के रखते हैं कि ये लोग दूसरी जगह हैं, ये यहाँ नहीं आएंगे, क्या मकसद था, ये लोग अमृत हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पे वोट देते हैं। भाई साहब, इतना आप प्रबुद्ध व्यक्ति है, आपको मेरे ख्याल से भली बात ही पता होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बात स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, संस्थाओं के ऊपर आक्षेप लगाने का जो आरोप और प्रत्यारोप है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उससे लोगों की स्थिति खुद हास्यास्पद हो जाती है। इसी मोदी सरकार में रहते हुए, इसी चुनाव आयोग में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी पराजय भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी, दिल्ली में हमें 3। भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य में 97% वोट मिला। आप मुझसे अधिक प्रबुद्ध हैं, आपने राजनीति मुझसे अधिक देखी है, चुनौती से तो बता दीजिए। और नेक्स्ट इलेक्शन में 63 सीटें, ओके, 97% एंड 90%। उसके बाद अब आरोप लगाना, मुझे लगता है ये अपनी बात का खुद माहौल बनाना है। ओके, सुनील सिंह जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप दोनों के पास आ रहा हूं। सुनील सिंह जी वो कह रहे भैया बीजेपी भी तो हारी है, आप जीतते हो तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष जीता ही नहीं, कहीं कर्नाटक में जीता, तेलंगाना में जीता, हिमाचल में जीता, जहां जीतते हैं वहां सब ठीक। दिल्ली की बात अभी सुधांशु जी ने कही। सुनील सिंह जी। ऐश्वर्या, भाजपा की कलई खुल गई, मैं उसको बताता हूं। देखिए, एसआईआर इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है, वो करे, लेकिन जिस तरह बिहार में करने की कोशिश की और हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया, और जिस तरह हमारी बात को विंडिकेट किया सुप्रीम कोर्ट ने और आधार कार्ड को इसमें किया, हमारा मूल मुद्दा था कि भाई टाइमिंग और टेक्निक पर, तो टाइमिंग कम टाइम दिए गए, उसको चुनाव आयोग ने अभी सुधारा है। और टेक्निक में आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट को क्लिस्ट नहीं करके सिंप्लीफाई करने की बात थी, तो आधार कार्ड को किया गया उसमें ऐड। और जिस तरह वोटर अधिकार यात्रा में अपार जन समर्थन मिला, वो इस बात का द्योतक था कि जनता ने इस बात पे मुहर लगाई, कि जनता ने ये कहा कि भाई वोटर अधिकार यात्रा में कि हमारा वोट चोरी न हो। जनता को मैंने जागरूक किया, और ऐसे ही हिंदुस्तान की जनता बिहार को देखते हुए जागरूक हो गई है, और निश्चित ही वोट चोरी होने को नहीं देगी जनता। लेकिन भाजपा के लोग चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। अरे चुनाव आयोग को काम करने दें, उनके प्रवक्ता अलग हैं, आप अलग हैं, और घुसपैठिए की बात करते हैं। आप हमेशा उसको उस चश्मे से देखते हैं। पवन वर्मा जी ने सुझाव दिया, बड़ा सकारात्मक सुझाव है। आप हर बात को घुसपैठिए से, अरे हर चीज में हिंदू मुस्लिम नहीं होता। अगर जनता जागरूक हुई तो इलेक्शन कमीशन डरा। ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, सुनील सिंह जी, आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो आपने तब नहीं कहा जब आप, ये तो आपने तब नहीं कहा कि जब, नहीं, ये तो आपने तब नहीं कहा जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन जीती। आपने ये नहीं कहा जब सिद्धरामैया कर्नाटक में जीते। आपने ये नहीं कहा जब तेलंगाना में जीते। आपने ये नहीं कहा जब कांग्रेस हिमाचल में जीती। और क्या आप ये कहेंगे जब आपके नेता साहनी साहब अगर उप मुख्यमंत्री बन गए, तो यानी अगर राजद और आपकी अलायंस जीत गया महागठबंधन, तब भी आप ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जितवा दिया और इलेक्शन कमीशन ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनवा दिया बिहार का? या आप मुकर जाएंगे आज जो आप कह रहे हैं उस पर? देखिए ऐश्वर्या जी, एक नोन फैक्ट है कि भाजपा अपने स्वायत्त संस्थाओं का उपयोग करती है राजनीतिक गेन के लिए, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और अभी एसआईआर के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन भी डॉक में खड़ा हुआ। लेकिन इस बार मैं आशा करता हूं कि जिस तरह की जागरूकता जनता ने दिखाई और हम लोगों ने वोटर अधिकार यात्रा निकाल के जनता को जागरूक किया, और तो जनता जागरूक रहेगी और वैसा अन्य राज्यों में भी वोट चोरी नहीं होने देगी। बाकी जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो करे, भाजपा का जो काम है तो भाजपा करे। भाजपा के प्रवक्ता
इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता न बने। सुप्रीम कोर्ट ने जब आधार कार्ड के लिए फटकार लगाई तो एक बार भी भाजपा के प्रवक्ता, इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता ने माफी मांगी कि हाँ भाई, और हम लोग का स्टैंड तो विंडिकेट हुआ। देखिए, कौन जीतता है कौन हारता है, ये बाबा साहब का संविधान हर लोगों को एक वोट देने का राइट दिया है और वोट के एक्सरसाइज पर होगा। आ रहा हूं सुधांशु जी। वोट के एक्सरसाइज को वोट चोरी करने का प्रयास करना, सुधांशु जी वांट्स टू काउंटर, ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। ये आप होने नहीं देंगे। इंडिया ब्लॉक हर जगह, इंडिया ब्लॉक है क्या अभी भी? इंडिया ब्लॉक हर जगह वोटरों को जागरूक करेगा और वोट चोरी नहीं होने देगा। बिल्कुल, आप जागरूक कीजिए, जनता को जागरूक कीजिए। हाँ सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वांटेड टू काउंटर। हाँ, मैं देखिए संक्षेप में बोलता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। जो गठबंधन अपनी प्रत्याशियों की सूची नामांकन के आखिरी दिन तक तय नहीं कर पाया, जो गठबंधन अपनी सीटों का वितरण की सूची नहीं दे पाया, वो कहता मतदाता सूची में गड़बड़ है। यह होता है असलियत क्या है, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं बाखुदा शक्ल से, तो दर्शक अपने आप खुद समझ पाते हैं। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, अभी वीआईपी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हुए हैं, सुनील सिंह, ऐश्वर्य जी, आपको या पवन वर्मा जी मेरे ख्याल से याद दिला दें, भारत के इतिहास में कोई चुनाव याद है जिसमें डिप्टी सीएम भी प्रोजेक्ट हुआ हो? क्योंकि डेप्यूटी सीएम की पोस्ट भारत के संविधान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, वो एक मिनिस्टर की पोस्ट है और मिनिस्टर को अपॉइंट करने का अधिकार सीएम को होता है। पाशा साहब आ रहा हूं। अर्थात सीएम बाद में अपने किसी सहयोगी को डिप्टी सीएम बना सकता है। संवैधानिक दृष्टि से वो मंत्रियों में एक अलग प्रकार, सुधांशु जी वो उनका मन है, उनको अलायंस। अगर आपने कहा डिप्टी सीएम मतलब सीएम, अब सुधांशु जी वो कहते हैं पिछली बार आप पे भरोसा किया था, आपने उनके 4-4 विधायक तोड़ दिए, अगला डेस्परेशन में है। नहीं भाई, पिछले इलेक्शन में वो आपके साथ थे, आपने उनके चारों के चारों विधायक ले लिए, आपने पूरी पार्टी खींच ली, अब अगला डेस्परेशन में है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, नहीं मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन वो उनका काम है, उनकी पार्टी, उन्होंने अनाउंस कर दिया। कहना चाह रहा हूं संवैधानिक दृष्टि से समझिए। मैं समझ गया, लेकिन आजकल हो रहा है क्या उस दृष्टि से? संवैधानिक दृष्टि से कहना चाह रहा हूं, उसको समझिए। आप एक हाई मॉरल बात समझिए, मैं जो कहना चाह रहा था आपने सेंटेंस ना काटा होता, दर्शकों अच्छा समझाइए। ओके ओके, आई टेक माय बैक। विषय ये नहीं था कि पार्टी और मतभेद, यहां विषय यह है कि संवैधानिक दृष्टि से वीआईपी पार्टी ने दिखा दिया कि यदि इनके संभावित ख्वाबों ख्यालों वाले सीएम तेजस्वी जी होंगे तो उनकी पावर की ऐसी तैसी पहले कर दी। देखिए, छुटका बड़के में भारी पड़ गया। राजद जो है इंडी गठबंधन में कांग्रेस से छोटी पार्टी है, उसने कांग्रेस को दबा लिया। वीआईपी राजद से छोटी पार्टी, उसने दबा लिया। अब मैं कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन को लेकर आपके मन में संदेह है, सुनील जी मैं मान सकता हूं संदेह हो सकता है, पर आप लोगों के मन में किसके चीज को लेकर संदेह नहीं था? जब बालाकोट हुआ तो एयरफोर्स को लेकर संदेह था, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो आर्मी को लेकर संदेह था, जब वैक्सीन आया कोविड का तो वैक्सीन को लेकर संदेह था, फिर जब आप कोई रिपोर्ट आ गई तो एलआईसी को लेकर संदेह था, कहते ना एलआईसी बर्बाद हो गया, स्टेट बैंक को लेकर संदेह था, आपने कहा था एचएएल डूब गया। अच्छा एक चीज बता दीजिए इस पे आपको संदेह ना हो, और तो और आपने तो राम मंदिर के मुहूर्त पर भी संदेह पैदा कर दिया था। आप लोगों ने कहा था सीए खराब है। आ रहा हूं पाशा साहब, आ रहा हूं। एक मुसलमान बताइए जिसकी नागरिकता सही है। अरे आपका नेटवर्क खराब था पाशा साहब। ये आपकी आदत है, ये आपकी फितरत है, यहां मुद्दा नहीं है, मुद्दा आपकी आदत है, मुद्दा ये नहीं है कि जो कहा जा रहा है उसमें कितना तथ्य है। सुधांशु जी, उनको एक और बात पे शक है कि क्या आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं। वो ये कहते हैं चलो हमारे क्लैरिटी तो है। अभी आ रहे हैं पाशा साहब, आ गए, अभी उनका नेटवर्क चला गया था, आ गए वो। पवन जी, कमिंग टू यू आफ्टर पाशा साहब। आरजेडी प्रोफेसर अनवर पाशा जी। और पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुभकामनाएं पेश करता हूँ। मैं बहुत देर से सुन रहा था आपको जरिए, और जिस तरह से आपने पूरा नैरेटिव तैयार किया, कुछ दिक्कत हो रही है, माफी चाहता हूं मैं, आपका ऑडियो अभी भी खराब है। आपका ऑडियो ठीक होता है तो मैं आता हूं वापस आपके पास। रत्नाकर त्रिपाठी जी, रत्नाकर त्रिपाठी, ओवर टू यू। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कितना देर है आपके पास? बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। नहीं, अपनी बात रखने में बीच में कूद जाएंगे तो समय बता दीजिए, घड़ी में ऐसे रख दूंगा। अरे नहीं कूद रहा, बोलिए। अच्छा नहीं बताइए ना, समय बोलिए दर्शकों। बोलिए, टाइम इज योर्स, बोलिए। हाँ, टाइम इज माइन, ठीक है। तो सबसे पहले देशवासियों को छठ की शुभकामनाएं, और दूसरे जो बहुते झूठी पार्टी के परम झूठे प्रवक्ता महोदय, सांसद महोदय हैं,
उनको मैं बता दूं, लंकावी वाले केस में 19 नवंबर 2024 को इन्होंने, सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात को, 20 तारीख को इलेक्शन था महाराष्ट्र में, और कहा मैं पुष्टि नहीं करता लेकिन ये ऑडियो टेप सुप्रिया सुले और नाना पटोले के बीच का है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को लेकर के पैसा आएगा और चुनाव का प्रचार होगा। 12 घंटे पहले। इतने झूठे आदमी अगर राहुल गांधी पे आरोप लगाए तो दुनिया जानती है इनकी सरकार आ गई, उस ऑडियो की अभी तक जांच नहीं हुई। रही बात दूसरी, जो बात सुधांशु जी आप बोल रहे थे, महाराज आपके तो जितने मुख्यमंत्री हैं वो डबल इंजन से चल रहे हैं। अगर वो ये न बताएं कि मेरा प्रदेश मोदी जी का इंजन भी खींच रहा है तो वो हटा दिए जाए। आप हमको बता रहे हैं कि हमने खड़गे जी की संख्या किया, आधे से अधिक नहीं 90% परियोजनाओं के बटन प्रधानमंत्री दिल्ली से दबाते हैं, वहां लोग खड़े रहते हैं ऐसे कि उत्तर प्रदेश का बटन दब गया, उड़ीसा का बटन दब गया। कितना अपमानित करते हैं आप अपने मुख्यमंत्रियों को। कभी आपने सोचा है इस बात को? आप ये नाकारा बताते हैं कि अगर इनको प्रधानमंत्री का सहयोग न मिले तो पूरी तरह से ये नाकारा है, डबल इंजन खींच रहा है, सिंगल इंजन, सारी ट्रेन सिंगल इंजन खींचता है, लेकिन भाजपा का प्रदेश सिर्फ डबल इंजन खींचता है। और जहां तक रही चुनाव आयोग की बात, तो ऐश्वर्या जी कुछ पंजीकृत सदस्य है भाजपा के, कुछ अपंजीकृत हैं। अपंजीकृत में ज्ञानेश कुमार हैं। आज ही ज्ञानेश कुमार का स्टेटमेंट देखिए ना, क्या बोला। नाथों पे पूछा जब पत्रकार ने कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको आप कैसे रोल करेंगे, क्योंकि आपने मदर फादर ये सब डाला है। स्टेटमेंट रोल बैक करके देख लीजिए। उन्होंने कहा जो अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके माँ बाप कहीं तो होंगे। बीएलओ खोज के उनकी मैचिंग और लिंकिंग कर देगा। गजब स्थिति है। स्वर्ग जाएगा बीएलओ खोजने के लिए अनाथ लोगों के माँ बाप को। मैंने नहीं कहा है, ये ज्ञानेश कुमार ने कहा है। और माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, हमने कभी नहीं कहा कि हर बटन जाता है कमल को। हमने कहा ईवीएम मैनिपुलेट की जाती है जिताने के लिए, और ईवीएम की शुचिता इसी अगस्त 2025 में सुप्रीम कोर्ट में खुली है, जहां बुआना लाखू में सरपंच ने अपना दूसरे ने शपथ ली जो हरा दिया गया था ईवीएम से। तो ईवीएम इतनी सती या पतिव्रता नहीं है, इस बात को जान लीजिए। और आपके ज्ञानेश कुमार, अभी आप कह रहे थे केरल में भी है। अरे केरल के जो चीफ इलेक्टोरल अफसर है उसने तो मीटिंग में कहा, लिख के कहा, हमारे यहां दिसंबर में चुनाव है, लोकल बॉडीज की कृपया मत कराइए। आप क्यों घुसे पड़े हैं भैया? थोड़ी देर बात करा लीजिए, अगले साल 4 महीने बाद है ना। लेकिन नहीं, चूंकि उनको मैनिपुलेट करना है इसलिए वो पूरी तरह से वही काम करेंगे जो भाजपा करेगी। तब डिस्टर्बेंस नहीं होगा। या तो लोकल बॉडी का इलेक्शन आप आगे करेंगे या तो इस इलेक्शन को आगे करेंगे। कौन सा इलेक्शन आप कराएंगे ज्ञानेश कुमार से बता दीजिए। और जब आप झूठ बोलते हैं तो उस चीज को याद रखिए कि आपके झूठ को ये जनता भी पूरी तरह जानती है, पूरी तरह जानती है। सुप्रीम बचाव करे, आप इलेक्शन कमीशन का बचाव करते हैं तब भी जानती है। आपने कहा 67 सीटें जीते, 63। मैं तो यहां कर रहा हूं, रिकॉर्ड पे कर रहा हूं क्या कि जिस दो आ रहा हूं सुधांशु जी से आपके अगेंस्ट होंगे आप हारेंगे, क्योंकि आधे को 50% से ऊपर को ज्ञानेश कुमार मैनेज करते हैं। तो बेसिकली आप अपनी हार पहले ही मान रहे हो। वो घड़ी में वो भी लगा लेते अलार्म क्लॉक, हार कब कब माननी है। अनवर पाशा ऑफ द आरजेडी, प्रोफेसर पाशा साहब, ऑडियो आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो अपना स्पीकर बंद कर दीजिएगा। बोलिए सुधांशु जी, उसके बाद आ रहा हूं। फिर आप दोनों, मेरी आवाज आ रही है आपको? बुलंद आ रही है, बोलिए पाशा साहब। ऐश्वर्या जी, छठ के इस पावन अवसर पे तमाम देशवासियों को, आपको, पैनलिस्ट को मेरी तरफ से मुबारकबाद और शुभकामनाएं। मैं बहुत देर से सुन रहा था और आपसे भी मेरी शिकायत है ऐश्वर्या जी कि आपने जिस तरह से नैरेटिव तैयार किया, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। एसआईआर हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। आपने कहा सुनिए, आपने कहा पानी का नल भी लगता है तो कहता है कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है। ये कहीं पे लैंप पोस्ट का लाइट भी लगता है तो मुसलमानों के खिलाफ होता है। किसने कहा मुसलमानों के खिलाफ होता है? भारतीय किसने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ होता है? हाँ, बोलिए। और सुधांशु त्रिवेदी जी ने जब शुरू किया तो ये कहां से कहां लिंक मिला, लंकावी, मालेगांव और कहां ये सारे तो तमाम जो नैरेटिव आप मुसलमानों के खिलाफ तैयार करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, बात हो रही एसआईआर पे हो रही है और आपके पास जवाब नहीं है एसआईआर के खिलाफ। जिस तरह से एक तरह से जनता खड़ी है, आपके पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी हालत हो गई एसआईआर पे, उसका कोई जवाब आपके पास नहीं है। ये क्या सच नहीं है? मैं सुधांशु जी को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप तो राज्यसभा के मेंबर हैं, जाहिर है आपको ज्यादा ज्ञान होगा। एसआईआर इस देश में पहली बार हुआ इतिहास में। आजादी के बाद से लेकर अब तक कोई एसआईआर नहीं हुआ था।
रिवीजन हुए थे, समरी रिवीजन हुए थे, जनरल रिवीजन हुए थे। हमेशा लिस्ट बनती है, हमेशा रिवीजन होता है, ये एक प्रोसेस है 52 से लेकर अब तक। लेकिन एसआईआर पहली बार हो रहा है। आप उठा करके गूगल पे ढूंढ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एसआईआर स्पेशल रिवीजन जो है ये पहली बार, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पहली बार हो रहा है। आपको कभी डॉक्यूमेंट मांगा गया था आपसे? सुधांशु जी ईमानदारी से बताइए, आपने पिछला इलेक्शन जो दिया था, जो भी रिवीजन हुआ था, आपसे कभी मांगा गया था कोई डॉक्यूमेंट? क्या प्रूफ कीजिए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, ये 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाइए। कभी हुआ था? मेरी लाइफ में तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। कभी मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया, देश के किसी नागरिक से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया। वो जाता था बीएलओ, गांव गांव जाता था, घर घर जाता था, लोगों से मिल करके घर में पूछता था कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन 18 साल का हो गया, और वो लिस्ट में नाम ऐड करता था। ये वोटर लिस्ट तैयार करने का काम निष्पक्ष रूप से, ट्रांसपेरेंट रूप से ये इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पूरे चरित्र को संदिग्ध बना दिया आपने। इलेक्शन कमीशन के बारे में आपकी जो नियत है उससे अंदाजा होता है कि 2023 के दिसंबर में आपने पार्लियामेंट में सारे अपोजिशन के लीडरों को बाहर करके एक बिल पास किया। और बिल क्या था? वो बिल ये था कि इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर पर कोई कार्रवाई, कोई कंप्लेन, कोई भी कार्रवाई कोर्ट में नहीं हो सकती, कोई कंप्लेन कोर्ट में इंटरटेन नहीं हो सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन छुट्टा सांड है, चाहे जो चाहे करे, कोई एक्शन उस पर नहीं होगा। इसीलिए इलेक्शन कमीशन इस तरह का रवैया अपनाए हुए। आप इलेक्शन कमीशन, अगर नियत आपकी अच्छी होती तो सुप्रीम कोर्ट के उस मशवरे को मान लेते कि भाई चीफ जस्टिस को होना चाहिए उस कमेटी में जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर को सिलेक्ट करता है। आपने क्या किया? आपने नहीं प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे, एलओपी जाए भाड़ में रहे ना रहे, क्या फर्क पड़ता है? मेजॉरिटी डिसीजन ले लेंगे, आप जो चाहेंगे आप करेंगे, मनमानी करेंगे। तो ये आपकी मंशा उससे जाहिर होती है। रोज अव्वल से इलेक्शन कमीशन का क्या मकसद था? जैसे इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर शुरू किया, बिहार में क्या कहा? हमने 65 लाख लोगों के नाम निकाल दिए, बड़ा अचीवमेंट बता करके निकाल दिया। कौन थे 65 लाख लोग? क्या वो सब मर गए थे? कौन थे वो 65 लाख लोग? सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, अनवर पाशा जी, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं आपको। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, बीजेपी इस काउंटर टू द आरजेडी, बीजेपी का आरजेडी को जवाब आ रहा है। नैरेटिव तैयार करके पूरे देश में एक ऐसी अराजकता, देखिए मैं ओके पाशा साहब का जवाब देता हूं। आपने एक तरह से पैनिक क्रिएट कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट, पहली बात मैं जवाब देना चाहता हूं दोनों ही हमारे सम्मानित वक्ताओं का, रत्नाकर जी का और अनवर पाशा जी को। रत्नाकर जी को कोई आवश्यकता नहीं थी बिना वजह अंट शंट व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने की कि बड़का झूठा पार्टी के सबसे बड़े झूठे प्रवक्ता। भाई साहब, एक ही पार्टी है जिसके नेता ने सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलने के लिए अनकंडीशनल माफी मांगी है। वो कौन है? राहुल गांधी। चौकीदार चोर के मामले पे तो सर्टिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट झूठे पार्टी के प्रवक्ता की बात जो आप कह रहे हैं, आप उस नेता के प्रवक्ता हैं और आपने बात सर अपने मिनट पे बोले, मैंने शांति से सुना, जो बोलना था बोला है। अब सुनो, एक और बात सुनो मेरे भाई, आप सुनिए। फिर आपने पंजीकृत किया। अब ऐश्वर्य जी आप बता दीजिएगा कि ये उन नेता के, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झूठे साबित हुए नेता के पंजीकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं या अपंजीकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? जरा इस पर भी मुझे बता दीजिएगा। इसलिए मैं मानता हूं मुद्दे पे बात करनी चाहिए, अंट शंट बात नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर अनवर पाशा की बात कहना चाहता हूं। वो कह रहे हैं पहली बार हो रहा है, इससे पहले कौन से डॉक्यूमेंट देखे गए थे? अनवर पाशा साहब ये बताइए, भारत में चुनाव का डॉक्यूमेंट आया कब है? आप तो मुझसे बड़े, अरे पूरी सुनिए तो मैं, अरे भाई मेरी बात तो फिर देखिए बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। के इलेक्शन में जो जनता ने धूल चटाया आपको, गरिमा आप डायरेक्ट कर रहे हो, साउंडमैन को बोलना नीचे करने को। आपने अपने टर्न पे बोलिए। पाशा साहब कान खोल के सुनिए। भारत में 1996 से पहले कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। जब टीएन सेशन आए हैं तब चुनाव का मतदाता पहचान पत्र आ जाए। उससे पहले कैसे होता था? पूछताछ करी होता था। और 2003-4 में जब आखिरी बार हुआ है तब तक मतदाता पहचान पत्र के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था लोगों के पास, ना आधार था, ना अन्य चीजों के बारे में होता था। फिर ये सर्टिफाई किए गए अटल जी की सरकार के समय में ये डॉक्यूमेंट माने जाएंगे। प्रोफेसर होके ऐसा झूठ और बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए कि जिस जमाने में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होते थे तब पूछताछ करके होता था। कह रहे हैं कौन से डॉक्यूमेंट दिखाए गए? तो मैं आपसे कहता हूं 1994 से पहले डॉक्यूमेंट बताइए कौन सा होता था। चलिए आप हमसे बड़े उम्र में प्रोफेसर बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट होता था अनवर पाशा जिसके आधार पर चुनाव की जांच? अनवर पाशा जी बताइए कौन सा ने, अनवर पाशा जी बताइए कौन सा डॉक्यूमेंट होता था? अनवर पाशा जी बताइए। आपसे कभी कोई डॉक्यूमेंट मांगा गया था? जो 11 डॉक्यूमेंट मांगा गया एसआईआर में, इससे पहले कोई डॉक्यूमेंट जमा किया था आपने?
अरे ये 11 डॉक्यूमेंट्री पिछले 25 साल में आए भाई, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। उससे पहले डॉक्यूमेंट्री नहीं होते थे, डॉक्यूमेंटेशन की ऑथेंटिसिटी नहीं होती। बताइए ना, बताइए डॉक्यूमेंट का नाम। दाखिल करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट माना गया? इंदिरा जी के जमाने में एक डॉक्यूमेंट बताइए जो वैलिड माना जाता हो कि ये मतदाता के लिए, बताइए। वोटर कार्ड तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं? इशू करती है इलेक्शन कमिशन। तब भी इंटेंसिव रिवीजन होता था, अब डॉक्यूमेंट आ गए तो डॉक्यूमेंट के आधार पे होगा। ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर सुनिए, अगर डिजिटल आता है तो कहते हैं तो पहले कभी आता ही नहीं था। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी तो अब डिजिटल हो रहा है, अब फिंगरप्रिंट से चेक होता है। अब आधार में आपका आई वाला आ गया तो आप कहेंगे पहली बार हो रहा। अरे नहीं साहब, ये टेक्नोलॉजी के साथ बदल रहा है पाशा साहब। फिर मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, जब इंदिरा जी के जमाने में हुआ था या पीवी नरसिम्हा राव समय, डॉक्यूमेंट का नाम बताइए भाई, बताइए। पाशा साहब रिलैक्स, पाशा साहब आप लगातार बोल रहे हैं। अगर आप बता सकते हैं, सुधांशु जी सवाल पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहे हैं, आप एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, कैसे चलेगा? 10th का सर्टिफिकेट। आप बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। बिहार की जनता को हमने सचेत किया, हम सड़कों पर उतरे, उनके अधिकारों की रक्षा की और हम आज विजयी हैं। हमने उनके अधिकारों की रक्षा की। अभी तो वोटिंग हुई नहीं, विजय कहां से हो गए? कि हमने उनके वोटर्स राइट को बचाया। और ये प्रोफेसर साहब, अभी तो वोटिंग नहीं हुई। प्रोफेसर साहब थोड़ा थामा, बेरोजगारी बड़ा इशू, थोड़ा सा कंट्रोल, बड़ा इशू है सर। अभी तो वोटिंग नहीं हुई, अभी कहां जीत गए? जनतांत्रिक अधिकार बहुत बड़ा इशू है जो संविधान मेरे को पता है। मनोज झा जी ने, ओके अनवर पाशा साहब, पवन वर्मा जी, आरजेडी इज ऑन हाई। आरजेडी के सांसद लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट बोल रहे हैं। दे आर ऑन अ हाई, दे आर ऑन अ पॉलिटिकल हाई। उन्होंने स्टेज से ही बोल दिया सीएम डेजिग्नेट क्या होता है वो आप सब जानते हैं। ऐश्वर्य जी, देश की जनता, अब राजद वाले क्या क्या बोल रहे हैं तो भगवान जाने। ऐसे ऐसे वीडियो चल रहे हैं इस समय बिहार में, वो कि अगर हमारी सरकार आ जाए तो कट्टा सटाइल के उठाए ले जेबे। ऐसा मत बोलिए भाई, लॉ एंड ऑर्डर। मतलब अभी जिसे कहते हैं कि जरा सी अगर इनको आशा भर लग जाए तो अरमान क्या क्या निकल रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि भैया की सरकार आ जाइए है तो फिर भैया की सरकार आ जाइए तो भैया रंगदार हुई जाइए। राजद की सरकार भैया रंगदार पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इसीलिए तो आए अब्दुल हवासी जन स्वराज, इसीलिए तो आई है। और जन स्वराज कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। पवन वर्मा वांटेड टू कम इन, पवन वर्मा देखिए, आ रहा हूं रत्नाकर जी। ऐश्वर्य, अनवर दादा आ रहा हूं। ये बचकानी बातें होती कि सीएम डेजिग्नेट। चुनाव हमारे संविधान में एक बहुत उच्च स्थान रखती है। चुनाव हो जाने दीजिए, आप कहां से कह सकते हैं सीएम डेजिग्नेट? और चुनाव तक आप देखेंगे, और मैं इसको बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि ये जो आरजेडी का खेल है ना, कि बीजेपी की डर से मुसलमानों को बंधुआ वोट बना करके अपने मजदूरी की तरह उनसे वोट करा लेना, ये खेल अब समाप्त होने वाला है। मुसलमान समझ गए कि उनके लिए आपने किया क्या है। आपके ही कास्ट सर्वे के मुताबिक, आपके कास्ट सर्वे जो आपने बिहार के असेंबली के पटल पे रखा, उस पे आपने लिखा है कि आपके मिली जुली 30 सरकार, चलो उसमें डबल इंजन भी थी, अब तक 7% मुस्लिम केवल 12वीं पास हैं। ओके, मुसलमान समाज के लिए आपने किया क्या है आरजेडी साहब, पाशा साहब? और जहां तक एनडीए का सवाल है, देखिए हम तो निष्पक्ष रूप से जो गलतियां हमें दोनों गठबंधनों में लगती है हम उस पर करते हैं, और हम लड़ भी रहे हैं, क्योंकि बिहार को एक तीसरे विकल्प की जरूरत है। 30 साल से ये पार्टियां ओनली 3 पीपल कभी साथ कभी अलग मिलकर के बिहार को की दुर्दशा बना चुकी है। डबल इंजन सरकार तो आज 11 साल से चल रही है। पवन वर्मा अब वो आंकड़े गिनाने में ये माहिर है, पर परिस्थिति जमीन पे क्या है वही है, और वही हिंदू मुसलमान क्या है। अनवर पाशा जी ना, ओके पवन वर्मा जी, अनवर पाशा जी वो कह रहे हैं परिस्थिति क्या है, ऑल्टरनेट की आवश्यकता है। अनवर पाशा 30 सेकंड आंसर। परिस्थिति ये है कि बिहार की जनता सबसे गरीब जनता है देश में। परिस्थिति ये है कि बिहार से पलायन सबसे चरम पर है, बिहार में बेरोजगारी सबसे चरम पर है,
और हम रोजगार देने का वादा कर रहे हैं और हमने 17 महीने की सरकार में दिया नौकरी। रोजगार का वादा। सुधांशु त्रिवेदी, एंडिंग कमेंट्स। पवन वर्मा कह रहे तीसरे ऑल्टरनेटिव की जरूरत है, वो कह रहे हैं हमने नौकरी दी है, सबको नौकरी दी हमने, सबको दी है कह रहे हैं, और अभी करोड़ों और देंगे। सुधांशु जी, एंडिंग कमेंट्स। हर परिवार को नौकरी देंगे, हर परिवार को। सुधांशु जी, हाँ, मैं मुस्लिम का भेदभाव किए बगैर प्रोफेसर साहब को कम से कम ध्यान रखना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की इस समय आबादी है लगभग 13.5 करोड़ और भारत में ऑन एन एवरेज 4.2% पर फैमिली है। 13.5 को आप 4.2 से डिवाइड करेंगे तो 3 करोड़ कुछ लाख आएगा। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है तो लगभग आ जाएगा, 23 लाख हटा दें तो 2 करोड़ 80 या 90 लाख। और सरकारी नौकरी में मिनिमम सैलरी 30-35 हजार होती है और मैक्सिमम 2 लाख तक जाती है। यानी औसत अगर आप निकालें तो 70-75 हजार के आसपास आएगा पर महीना, मतलब 10 लाख रुपए साल। जरा 2 करोड़ 90 लाख को अगर आप डिवाइड कर दे 10 लाख से तो 29 लाख करोड़ रुपए। और बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। पैसा कहां से आएगा? जो इनका भाव है ऐश्वर्य जी वो समझिए। सुधांशु जी, भाव तो ठीक है, उनका मीनिंग कुछ और आपने 20-30 लाख 10 लाख या 20 लाख नौकरी देंगे। हाँ। तो उनका मनोभाव था 10 लाख या 20 लाख में नौकरी देंगे और 10 लाख 20 लाख में नौकरी देंगे। जमीन तो लिखवा, लेकिन इनके बोलने के चक्कर में 20-30 लाख लोग तो ऐसे हैं देश भर से जो बिहार में वापस जाने को तैयार है कि भैया सरकारी नौकरी मिलेगी। आप लोग जो वादा कर रहे हैं इस पे भी एक डिबेट करनी पड़ेगी। पवन वर्मा जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, जो वादाओं वाला इलेक्शन हो रहा है, एवरीवन ऑन एयर, क्योंकि इस बार वादे जैसे हो रहे हैं बिहार के इलेक्शन में, इस पे भी एक डिबेट करनी पड़ेगी। समय कम है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई नो पवन जी वांट टू स्पीक, रत्नाकर जी समय नहीं है, थैंक यू वेरी मच, माफी चाहता हूं। थैंक यू सुधांशु, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH